आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में बड़े और नामी कोचिंग संस्थानों की चेकिंग से खलबली मची है। सपा नेता कलीमुद्दीन के ओमेगा क्लासेस पर ताला जड़ दिया गया। यही एक्शन मैट्रिक समेत 4 और संस्थानों पर भी लिया गया है। बहुतों को कमियां पाकर नोटिस थमा दिए गए हैं। सिटी मॉल के लिफ्ट प्रकरण में डीएम ने अफसरों की टीम बना दी है, जो जांच के बाद रिपोर्ट देगी कि 13 लोगों के लिफ्ट में फंसने को कौन कसूरवार है। पुलिस ने कत्ल में एक सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे की लाश मिली है। आरईएस के टेंडर में 50 करोड़ की घपलेबाजी के इल्जाम कलेक्ट्रेट में गूंजे हैं। सेंट्रल जेल से फरार कैदी पर एसएसपी ने 25,000 का इनाम रखा है। चिड़िया मार बंदूक से रौब दिखाने वाले शादाब अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंदिर के चंदे को लेकर कांग्रेस जनों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की है। नाजिया इलाही खान के खिलाफ दरगाह से जुड़े संगठनों ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवाज़ उठाई है। सपा ने लगाया शमीम अहमद पर दांव। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। शहर के नामी कोचिंग सेंटर पर बड़ा एक्शन। प्रशासन, पुलिस, बीडीओ और फायर ब्रिगेड की टीमें दूसरे दिन भी एक्शन मोड पर रहीं। 2 दिन में करीब 60 कोचिंग सेंटर चेक किए गए। देखा गया कि आग से बचाव के तमाम इंतजाम चुस्त दुरुस्त हैं कि नहीं। सपा नेता कलीमुद्दीन के जनकपुरी में ओमेगा क्लासेस को चेक करने के लिए एसपी सिटी मानुष पारिक की अगुवाई वाली टीम पहुंची। पेपर चेक करने से साफ हुआ कि ओमेगा कोचिंग आवासीय बिल्डिंग में चल रही है। ना तो बीडीए से नक्शा पास कराया गया, ना ही फायर की एनओसी ली गई। बगैर देर किए शहर के इस प्रमुख संस्थान को सील कर दिया गया। ऐसे ही मैट्रिक कोचिंग सेंटर में भी नियम दरकिनार होते मिले। निकास और प्रवेश का रास्ता संकरा पाया गया। इन 2 कोचिंग के अलावा शाम तक चली कार्रवाई में इंदु मंथा कोचिंग, सिंह कमर्शियल इंस्टीट्यूट, सिंह डिजिटल लाइब्रेरी को भी कमियां पाकर सील कर दिया गया। इंटेलिजेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, परिवर्तन क्लासेस, मेडिट कोचिंग एंड लाइब्रेरी, डेल्टा क्लासेड एंड लाइब्रेरी, इंदु मंत्रा, सिंह डिजिटल लाइब्रेरी, फिजिक्स पॉइंट, शरद कोचिंग इंस्टीट्यूट और टैलेंट फिजिक्स पॉइंट को नोटिस देकर भवन का स्वीकृत मानचित्र और अग्निशमन विभाग की एनओसी प्रस्तुत करने के लिए कह दिया गया है। लखनऊ के भयानक अग्निकांड के बाद शुरू की गई ये कार्रवाई कहां तक जाएगी, आइए एसपी सिटी मानुष पारिक और एडीएम सिटी से सुनवाते हैं। बरेली शहर में जितने कोचिंग प्रतिष्ठान हैं, आज दूसरा दिन है, उनकी चेकिंग की जा रही है। इसमें एक संयुक्त टीम है जिसमें कि पुलिस विभाग से अधिकारी हैं, इसके साथ साथ फायर डिपार्टमेंट से सीएफओ हैं, प्रशासन से एडीएम सिटी साहब हमारे साथ में हैं, और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है बरेली की, उससे भी अधिकारी इस टीम में हैं। और जितने यहाँ पर कोचिंग के प्रतिष्ठान हैं उनको चेक किया जा रहा है, जहाँ पर भारी संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं, और वहाँ पर ये सारे मानक चेक किए जा रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, फायर की दृष्टि से, और जो कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से वहाँ चीज़ें चेक की जा रही हैं। और जहाँ कहीं भी नियमों के अनुसार मानक नहीं दिख रहे हैं जो हमारी चेकिंग उसके अंदर, तो उसमें जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार संबंधित विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। आज भी कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सील किया गया है। देखिए, जो सुरक्षा के मानक हैं उसके दृष्टिकोण से बीडीए की भी टीम अपने साथ है और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट साथ में है। तो उसके हिसाब से ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनके पंजीकरण हैं कि नहीं, और जिन क्लासरूम्स में बच्चे बैठ रहे हैं या जिन भवनों में उनको पढ़ाया जा रहा है वहाँ से सुरक्षा की सभी व्यवस्था वहाँ पे की गई है कि नहीं, या जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ से अगर कोई फायर एग्जिट है कि नहीं, किसी असुविधाजनक स्थिति में तो उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इस दृष्टि से देखी जा रही है सारी चीज़ें। फायर डिपार्टमेंट जो आवश्यक सुझाव है वो भी साथ साथ दे रहा है, ताकि यदि कोई सुधारात्मक कार्य की आवश्यकता है, कहीं दरवाजे चौड़े करने की आवश्यकता है, वो कर दिया जाए। जहाँ मानक का विचलन पाया जा रहा है वहाँ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी यहाँ पे आवास विकास का चूंकि एरिया है, आवास विकास के भी अधिकारी भी तुरंत आ रहे हैं, तो भी ये देख लेंगे यदि बिना किसी रेजिडेंशियल एरिया में बिना लैंड यूज चेंज कराए इस प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि हो रही है, तो संबंधित प्राधिकरण, चाहे वो आवास विकास हो या बीडीए हो, उनके द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। अभी उनकी टीम साथ में, उसके संबंध में अभी फायर सेफ्टी की टीम है, सीएफओ साहब साथ में है, उन्होंने भी उनको आवश्यक सुझाव दिया है। और ये सारे चीज़ें जब मानक के अनुरूप हो जाएंगी तभी कोचिंग का संचालन होगा। जिनके द्वारा मानक का पालन नहीं किया जाएगा उनके द्वारा संचालन करने नहीं दिया जाएगा। आप साथ में थे, आप सभी लोग साथ में थे, तो जो जो चीज़ें हैं वो इनको बता दी गई हैं। यदि क्लासरूम छोटे हैं तो बच्चों की संख्या उसी के हिसाब से सीमित करनी पड़ेगी इनको, और या फिर क्लासरूम का साइज बढ़ाना होगा। उसके अतिरिक्त फिर इनके पास और कोई जरिया नहीं है कि छोटे कमरों में ज़्यादा छात्र संख्या लेके चला सकें।
तो सभी मानक जब पूर्ण कर लिए जाएंगे उसके बाद ही कोचिंग का संचालन। डीआईजी अजय कुमार सानी ने रेंज के चारों जिलों में कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, अस्पताल, नर्सिंग होम, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, बहुमंजिला भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, भीड़ एकत्र होने वाले अन्य सार्वजनिक स्थलों की सूची तैयार कर सत्यापन कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सिटी मॉल में लिफ्ट प्रकरण की जांच करेगी कमेटी। बीच शहर स्थित सिटी सेंटर एलए मॉल की लिफ्ट में 13 लोगों के फंस जाने का मामला प्रबंधन के लिए टेढ़ा पड़ गया है। मॉल की तरफ से सफाई दी गई है कि तकनीकी चूक है, उसे दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन डीएम अविनाश सिंह ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। लिफ्ट के संचालन पर रोक पहले ही लगा दी गई है। डीएम की बनाई गई कमेटी में सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ फर्स्ट, मुख्य नगर नियोजक बीडीए, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा शामिल हैं। इस कमेटी के समक्ष अगर कोई अपना लिखित या मौखिक पक्ष रखना चाहता है तो 27 और 29 जून को कलेक्ट्रेट आकर प्रस्तुत कर सकते हैं। आरईएस के टेंडर में उछला 50 करोड़ का गोलमाल। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आरईएस के कामों में टेंडर को लेकर बड़ा इल्जाम सामने आया है। करीब 50 करोड़ रुपए के कामों वाले टेंडर में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोतीराम वर्मा ठेकेदार ने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कहा है कि अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। ये भी आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों ने कई ठेकेदारों को टेंडर नहीं डालने के लिए दबाव बनाया और ब्लैक लिस्ट करने की धमकी भी दी। इसके चलते अधिकांश ठेकेदारों ने टेंडर नहीं डाला। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। मोतीराम वर्मा, मेरा गांव ग्राम पंचायत मलसाखेड़ा पड़ता है और मैं वहां का पूर्व प्रधान हूं और भारतीय जनता पार्टी का 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूं। मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि निर्माण कार्य के लिए दी गई थी। उनकी निविदा निकालने से पहले इन दोनों अधिकारियों ने सारे ठेकेदारों को बुलाया और ठेकेदारों से कहा कि जिस किसी ने इन कामों पर निविदा डाली उनकी निविदा हम निरस्त कर देंगे। सारे ठेकेदार डर गए और कहा कि आपको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सारे ठेकेदार डर गए, निविदा नहीं डाली। हमने 15 निर्माण कार्यों पे, मैं फर्म वर्मा कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 15 निर्माण कार्यों पे निविदा डाली जिनकी दरें 13% बिलो हैं। इस तरह से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का राज्य सरकार को जाता और 50 लाख रुपए की निविदा इन्होंने दो ठेकेदारों को दे दी। एक ठेकेदार की दरें प्राकलन की दर पे हैं और दूसरे ठेकेदार की दरें प्राकलन से अधिक हैं। एक ठेकेदार अमित गुप्ता जिसका नाम है, उसको 20 निविदाएं दी गई हैं। उसके चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी समाप्त हो गई, बगैर चरित्र प्रमाण पत्र के उसको निविदा दे दी गई और हमने इसकी शिकायत की। उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई। उसके चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता 9/6/26 तक है और इनकी फाइनेंशियल बेड आज खोली जा रही है जो प्राकलन की दर पे है। मेरी निविदाओं की दर 13% बिलो है। यदि अगर मेरी निविदा मानी जाए तो सरकार को 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से 50 करोड़ के कामों में इन 2 अधिकारियों ने 15 करोड़ रुपए की दलाली ठेकेदारों से ले ली। इनकी सारी निविदाओं की जांच करा ली जाए। इसी तरह इसी आकृति की निविदाओं की दर पीडब्ल्यूडी में 30 से 35 और 40% तक बिलो जा रही है। इनके यहाँ क्या कारण था कि 2 ही निविदा एक काम पर आई है। जिस काम पर 30 निविदा आई वो निविदा निरस्त कर दी गई और 2 ही निविदा खोली गई। 2 ही निविदा, उन दोनों निविदाओं के भी कागज पूरे नहीं है। सेंट्रल जेल से फरार सजायाफ्ता पर 25,000 इनाम। सेंट्रल जेल के कृषि फार्म में काम करते वक्त फरार सजायाफ्ता कैदी दिनेश की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने कई टीमों का गठन कर रखा है, लेकिन अभी वो हाथ नहीं आया। उसके फरार होने पर जेल अफसर और कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। एसएसपी ने अब उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है और नन्हेखेड़ा राजपूत थाना डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला है। उसे पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। नाबालिग से छेड़छाड़, पॉक्सो फिर गिरफ्तारी।
देवरनिया थाने के इलाके में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धारा में मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया था। छेड़छाड़ 21 जून को गांव के रहने वाले रामदयाल ने की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए और मेडिकल परीक्षण सहित अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। होमगार्ड की नौकरी के लिए करोड़ों की ठगी। फरीदपुर थाने के इलाके में युवाओं को यूपी होमगार्ड और सेना की वर्कशॉप में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। फतेहगढ़ निवासी विवेक ने 7 जून को थाना फरीदपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि अरविंद राज और उसके साथियों अनिल, उमेश, शशिकांत और रवि ने कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप और उत्तर प्रदेश होमगार्ड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे और उसके साथियों से लाख रुपए ठग लिए। मामले की जांच के दौरान पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले जिससे कि पता चला कि आरोपियों ने बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। बैंक खातों की जांच में भी भारी रकम के लेन देन की पुष्टि हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उमेश मौर्य और अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उमेश के पास से ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल फ़ोन और 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जबकि अनिल के पास से एक मोबाइल फ़ोन और 2 कूटरचित आधार कार्ड मिले हैं। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वे जेल भेज दिए गए हैं। सपा ने लगाया शमीम अहमद पर दांव। नगर निगम कैबिनेट में भेजने के लिए समाजवादी पार्टी ने बांदखाना के पार्षद शमीम अहमद पर दांव लगाया है। उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। सपा के महानगर महासचिव पंडित दीपक शर्मा ने बताया कि शमीम अहमद को नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में प्रत्याशी बनाने का फैसला जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव की अध्यक्षता वाली बैठक में लिया गया है। इसके लिए 6 पार्षदों ने उम्मीदवारी के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी। 1 से ज़्यादा दावेदार होने पर गोपनीय मतदान कराया गया। पार्षदों की राय को सामने रखते हुए देर रात शमीम अहमद को दूसरी बार प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी भी मौजूद रहे। जेल में परवान चढ़े गैंग को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की योजना बनाते 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके बारे में कैंट थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। ठिरिया के जंगलों में कुछ बदमाश इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात की योजना बनाने में लगे हैं। तब पुलिस ने मजबर सरताज उर्फ अन्ना, अजीम उर्फ भूरा और जुबैर उर्फ जुम्मा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी समद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक 12 बोर का अवैध तमंचा, 2 अवैध चाकू, एक लोहे का सब्बल, लोहे की नल की हत्ती, पेड़ काटने वाला बांस कटर, मुड़ा हुआ लोहे का सरिया और एक बैग बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनकी मुलाकात जेल में हुई थी। जेल के बाहर आने के बाद ये एक गिरोह बनाकर चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार बदमाशों पर पहले से भी चोरी, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और अन्य आपराधिक मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उन पर एक और मुकदमा लिखने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चिड़ियामार बंदूक के साथ बनाई रील में जेल। सीबीगंज पुलिस ने भिधौलिया के रहने वाले शादाब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ इंस्टा पर रील पोस्ट करके पुलिस प्रशासन को चुनौती देने, हथियारों के साथ रौब दिखाने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ में शादाब ने पुलिस को बताया कि उसने रील अपने दोस्तों के साथ गुजरे माह मई में नैनीताल घूमने जाने के दौरान बनाई थी। चिड़ियामार बंदूक के साथ निशाना लगाते हुए रौब जाहिर करने के लिए रील पोस्ट की थी। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि पकड़े जाने पर आरोपी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता दिखा। उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अलम के जुलूस में बिछड़ गई 5 साल की बच्ची। अलीगंज थाने के इलाके में मुहर्रम के दौरान निकाले जा रहे अलम के जुलूस में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक 5 साल की बच्ची भीड़ में अपने परिजनों से बिछड़ गई। गैनी चौराहे पर अलम का जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में ज़्यादा भीड़ होने के सबब 5 साल की अलीना अपने परिजनों से अलग हो गई। उसे तलाश किया जाने लगा। पुलिस को भी सूचना दी गई। तब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे तलाश कर लिया। तत्काल परिजनों से संपर्क स्थापित किया। चौकी गैनी में महिला कांस्टेबल पूजा रानी, चंचल यादव, प्रभारी निरीक्षक की मौजूदगी में बच्ची को उसकी दादी नूरी और अन्य परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अपनी बच्ची को सकुशल पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली और अलीगंज पुलिस की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। सगे भाई के कत्ल में पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार।
फरीदपुर थाने के इलाके के सनसनीखेज कत्ल में एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो मृतक का सगा भाई है। इसका नाम फैजान उर्फ विक्की है। आरोपी की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल ईंट भी बरामद कर ली गई है। 19 जून को शांति नगर में रहने वाली नसरीन ने अपने बेटे फैजान उर्फ विक्की के खिलाफ उसके सगे भाई शारिफ की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला फरकपुर स्थित मकान पर दबी देकर फैजान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि इस हत्याकांड में अमन और जीशान भी शामिल थे। विवेचना में तीनों ने मिलकर शारिफ के सिर पर ईंट से वार किए थे, जिससे उसकी मौत हो गई। पूछताछ में फैजान ने बताया कि घटना वाली रात में उसका बड़ा भाई शारिफ नशे की हालत में आया, उसके और उसकी पत्नी के साथ अभद्रता की। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने परिचित अमन और जीशान को बुलाया और फिर तीनों ने मिलकर शारिफ पर ईंट से हमला कर दिया। वारदात के बाद हत्या में इस्तेमाल ईंट को आम के बाग में फेंककर फरार हो गए थे। नादिया इलाही खान पर मुकदमे के लिए तहरीर। ऑल इंडिया रदा एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों ने एसपी सिटी से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयानों को लेकर तहरीर दी है। मौलाना अदनान रदा खान अदनान मियां की अगुवाई वाली ऑल इंडिया रदा एक्शन कमेटी की तरफ से एसपी सिटी को ज्ञापन भी दिया गया है। कहा है कि नादिया इलाही खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नबी पाक और आपकी अहलिया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए वीडियो प्रसारित किए हैं। इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस दौरान हाफिज इमरान रज़ा बरकाती, अब्दुल लतीफ़ कुरैशी, मुजफ्फर अली, मोहम्मद जुनैद, हनीफ अजहरी, सईद सिब्तैनी, सैयद मुशर्रफ हुसैन, मोहम्मद यूसुफ, रिजवान रदा, मौलाना माजिद, मौलाना तालिब, मौलाना आजम रदा वगैरह शामिल रहे। ये हम लोग जो है एक वीडियो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए प्राप्त हुई कि जिसमें एक नाजिया खान नाम की लेडीज़ है, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, फिर उनकी बीवी की शान में गुस्ताखी की, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। वह हिंदुस्तानी नहीं बल्कि गैर ममालिक तक जहाँ भी मुसलमान रहते हैं उनके दिलों को ठेस पहुँची है। और ये मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें हम सुकून अमन परस्त लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो इंसान किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करे उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये ऐसी गंदी सोच रखने वाले लोग ही हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करते हैं। हमने एसपी सिटी साहब से भी ये जो है गुजारिश की है कि इसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी आवाज़ ना उठाए जो इस लेडीज़ ने आवाज़ उठाई है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर ऐसे लोग हिंदुस्तान में आवाज़ उठाते रहेंगे तो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होने की आशंका है, क्योंकि हुजूर से मोहब्बत हर इंसान करता है, हर मुसलमान करता है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन एसपी सिटी साहब की तरफ से हमें मिला है कि मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। कहा कि लेडीज़ है, उसके बाद ही इसके खिलाफ कार्रवाई हो पाई। इसी तरह दरगाह आला हज़रत की प्रतिनिधिमंडल ने भी कोतवाल से मिलकर नादिया इलाही खान पर FIR लिखे जाने की मांग की है। इस दौरान मौलाना जाहिद रदा, मौलाना बशीर उल कादरी, अजमल नूरी, परवेज़ नूरी, शाहिद नूरी, नासिर कुरैशी, मंजूर रदा, ताहिर अलवी, औरंगज़ेब नूरी, साकिब रदा वगैरह शामिल रहे। राम मंदिर चढ़ावे में घपलेबाजी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिनेश दद्दा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने राम मंदिर चंदे से जुड़े मामले को लेकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी के बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार, जुनैद हसन एडवोकेट, प्रवीण मिश्रा, जीशान आफरीदी, एडवोकेट मोबीन अंसारी, मोहम्मद शाहिद खान, पूनमदीप सिंह एडवोकेट, हाजी जुबैर, जोया खान, गौरंग घोष, तीरथ मधुकर, शाकिर सकलैनी, देवेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, राम मूर्ति लाल, उत्फल सिंह कठहरिया, कमरुद्दीन सैफी, इमरान मियां, जितेंद्र बाबू आदि मौजूद रहे। प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सारे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे विश्व को पता है, जिस तरह से तथाकथित अपने आप को सनातन धर्म की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आराध्य राम के मंदिर से चढ़ावे की जो डकैती और चोरी करी, और आज तक उस पर कोई FIR नहीं दर्ज करी, और एक SIT अपने हिसाब से बनाकर, जो कि उनके हिसाब से उन लोगों को फंसा देगी जिनका कोई भी योगदान नहीं है। और असली चोर देश और प्रदेश की जनता के सामने कभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज ज्ञापन दे रही है जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा कि FIR कर तुरंत, और जितने भी लोग जिस उसके संपर्क में थे चोरों के, उन सबको जेल में डाले, और जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनको बर्खास्त करे, और दूसरी एक ट्रस्ट बनाए जिसमें ईमानदार लोग रहें। शादी के 2 दिन बाद दूल्हे की रेलवे ट्रैक पर लाश।
सीबीगंज थाने के इलाके में शादी के महज 2 दिन बाद एक युवक की लाश मिली है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे पुलिस को खड़वा और पस्तौर रेलवे क्रॉसिंग के बीच रेलवे ट्रैक पर लाश पड़ी होने की सूचना मिली। सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी मौके पर पहुंच गए। लाश को ट्रैक से हटवाया गया। मृतक की जेब से मिला आधार कार्ड पर उसकी पहचान जौहरपुर गांव निवासी 26 साल के रामजी शर्मा के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि रामजी की बारात 19 जून को शाहजहांपुर गई थी। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद 22 जून को दुल्हन की विदाई हुई और वो उसे अपने घर लेकर लौटा था। घर में अभी शादी की खुशियां चल रही थीं और रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। दुल्हन के मायके वाले पहली विदाई के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दर्दनाक हादसा सामने आ गया। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए तफ्तीश कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नैनीताल जाते सीने में दर्द, वापसी पर थमी सांसें। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी दोपहर शहर पहुंचे थे। तारीखी नौमेला मस्जिद स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक के दौरान मौजूद रहे। यहां सैयद मोहम्मद तनवीर आलम 55 साल के जनाजे को दफनाया गया। उसके बाद उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ हुई। सैयद मोहम्मद तनवीर आलम पुराना शहर में बदरिया इनायतगंज के रहने वाले थे। वो फैमिली के साथ नैनीताल गए हुए थे। भीमताल में तबीयत बिगड़ी तो वापस लौट आए। फ़ौरन ही गंगाशील हॉस्पिटल ले जाए गए। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था। जैसे ही दुबई में उनके भाई सैयद तौक़ीर आलम, जो कि दिल्ली जामा मस्जिद ट्रस्ट के नायब सदर हैं, उन्हें इत्तला मिली तो अपनी भतीजी के साथ फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली और फिर वहां से बरेली आ गए। उन्होंने बताया कि भाई को इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। सैयद मोहम्मद तनवीर आलम लंबे वक्त तक सऊदी अरब में रहे। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनके वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रह चुके हैं, जिनका इंतकाल मक्का शरीफ में हजर अस्वद का बोसा लेते वक्त हो गया था। उसके बाद उन्हें वहीं सुपुर्द खाक कर दिया गया। नौमेला मस्जिद में सुपुर्द खाक के दौरान दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम के अलावा JNU के प्रोफेसर अजीजुर रहमान वगैरह भी दिखाई दिए। नशेड़ी युवक का बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। तहसील सदर के सामने दोपहर उस वक्त खलबली मच गई जब एक नशेड़ी युवक ने वकील के पास काम से आए बुजुर्ग से पैसे मांगे और इनकार करने पर हमला कर दिया। उठाकर कार के सामने फेंक दिया। वो तो गनीमत रही कि कार चालक ने फौरन ब्रेक लगा दिए। उसके बाद नशेड़ी युवक को भीड़ ने पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि चश्मदीदों ने हमें क्या जानकारी दी है। अरे ये बुजुर्ग है, ये इनको मार रहा था इधर रोड पे मारा। रोड पे मार के यहाँ पे एकदम धक्का दिया, उठा के पटक दिया। अच्छा, तो ये लगातार इसी तरीके से एकदम से? हाँ। अरे नहीं, ये इसने ऐसा था, मैं था उधर ठेले पे, मैं देख रहा था तो ये चटापट मार रहा था। यहाँ पर कोई मतलब मदद के लिए आ नहीं रहा था कि हमारे ऊपर हाथ नहीं छोड़े। तो मैं आया वहाँ से, मैंने इसे आवाज़ मारी, इसे पकड़ा। मैंने कि क्यों मार रहा है इसे? ये नहीं बोला। मैंने कि तूने पैसे भी छीने, इससे क्यों छीने तूने पैसे? फिर ये भाई लोग आ गए। मैंने कि इसे पकड़ो, मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन लगाया था, फिर पुलिस आई थी। फ़ोन लगा के मैंने बुलवाया था। मैंने साहब इसने उसे यहाँ से उठा के रोड पे फेंक दिया। वो तो कार वाला अच्छा था जो उसने वहीं की वहीं ब्रेक लगा लिए, नहीं तो वो कार से बेचारे आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। ये जो है कार इनके ऊपर उतर जाती। जस्ट कार के पीछे मैं ही था जब वो कार रुकी थी। मेरी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी है। जैसे वो कार रुकी है, मैंने गाड़ी रोक के जब मैंने साइड से निकाली तो चचा नीचे पड़े हुए थे। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि इनका ये बेटा है। बेटा है तो हो सकता है बाप बेटे में लड़ाई होती हो, जमीन के कागज भी हैं उनके पास में, तो लोग ये भी समझ रहे थे। लेकिन उनसे पूछा, लेकिन है नहीं वो। मगर ऐसा कुछ है नहीं, नहीं है नहीं, संबंध कुछ नहीं है एक दूसरे, कोई संबंध नहीं है। वो MP का है। वो जो अभी जिसने मारा वो MP का है। वो MP का है। वो यहाँ कहीं पता नहीं है, वो बता रहा है अपने नशे में है। वो कुछ अपनी बता रहा बात है कि हाँ नशे में वो। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।